लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता था। आपका आंसर था साइटोप्लाज्म। ठीक, तो आइए एक बार जो है साइटोप्लाज्म का जो है हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म होता क्या है आइए देखते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, देखिए जो कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर जो जेली जैसा अर्ध तरल पदार्थ में भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक, मतलब ये समझिए कि ये हो गया आपका न्यूक्लियर हो गया। ठीक, और उसके बाहर ये जो है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और इसके जो है सबसे बाहर क्या है, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये जो लिक्विड जैसा भरा होता है, सेमी लिक्विड होता है, अर्ध तरल जिसको बोलते हैं, इसी को ही बोला जाता है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसी को ही साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक, ये हो गया। इसकी जो खोज की थी, खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने किया था। इसका जो खोज किया था किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था, 1835 में किया था। ठीक, इसका इन्वेंशन किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था, 1835 में किया था। ठीक है, और इसको उन्होंने क्या नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था, सारकोड नाम दिया था। फिर बाद में जो है पुरकिंजे साहब ने इसे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बताया। ठीक है, फिर बाद में उसके बाद कौन आए, पुरकिंजे साहब आए, उन्होंने जो है इसको प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बताया। ठीक, इसके जो है दो मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन सा, एक साइटोसेल और दूसरा क्या है, सेल ऑर्गन्स। ठीक, कोशिकांग जिसको बोलते हैं। साइटोसोल क्या होता है, यह वह तरल हिस्सा है जिसमें 80 से 90% पानी होता है, जिसमें नमक, शर्करा, एमिनो एसिड और एंजाइम घुले होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, साइटोसोल होता है जिसमें क्या होता है 80 से 90% पानी होता है, जिसमें नमक, शर्करा, एमिनो एसिड और एंजाइम मिले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोशिकांग। इस तरल में तैरने वाला अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉर्ड, ये सब जो होते हैं उसी को बोला जाता है कोशिकांग। ठीक, मतलब आप ये समझिए ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें ये जो सेमी लिक्विड, इसमें जो आपके अंग रहते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब, उन सब को ही क्या बोला जाता है, कोशिकांग बोला जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की जो है विशेषताएं देख लेते हैं। फीचर, प्रकृति, यह पारभासी होती है, मतलब ट्रांसलूसेंट होती है और चिपचिपा होता है। ठीक है, यह जो है पारभासी होती है और कैसा होता है, चिपचिपा होता है। इसके स्ट्रीमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यह कोशिका के अंदर स्थिर नहीं रहता है बल्कि धीरे धीरे घूमता रहता है। इस गति को साइक्लोसिस कहा जाता है। ठीक है, साइक्लोसिस भी कह सकते हैं या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, इसी के जरिए पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाते हैं। तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब साइटोप्लाज्म के मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेटाबॉलिक एंड, ठीक, कोशिका के अधिकांश रासायनिक क्रियाएं जैसे ग्लाइकोलिसिस, ऊर्जा बनाने का पहला चरण। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो क्या होता है, जो उसके अंदर एनर्जी बनती है उसका फर्स्ट स्टेप होता है ये। ठीक, यहीं पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा के लिए जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, तो आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधार प्रदान करना। यह कोशिकाओं को अपनी जगह पर बनाए रखने और उन्हें सुरक्षा देने का भी काम करता है। ठीक, जो सेमी लिक्विड इसमें होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सेफ्टी भी प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन मतलब पोषक तत्वों, एंजाइम और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम भी ये करते रहते हैं। ठीक, कोशिका का आकार, यह अंदर से दबाव बनाए रखता है जिससे कोशिका पिचकती नहीं है और अपना आकार बनाए रखती है। ठीक है, ये इनका जो है मेन फंक्शन है। पहला क्या, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और ये क्या होते हैं कि अपनी जगह पे रहते हैं, ये जो है अपनी जगह पे कोशिकांगों को बनाए रखते हैं और उन्हें सुरक्षा भी देते हैं। नेक्स्ट है ये पदार्थों का जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं और ये कोशिका के आकार को भी जो है ये बना करके रखते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होता है साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक, जो प्रोटोप्लाज्म है उसे वो क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कोशिका के अंदर का पूरा जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, इसको एक फिगर से ऐसा समझिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, तो इसके बीच में ये जो लिक्विड होता है, ठीक, ये जो लिक्विड है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है,
साइटोप्लाज्म हो गया। और न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड होता है, ठीक, इसको और इसको, इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला करके जो बनेगा उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी जो लिक्विड है वो, और न्यूक्लियस के बाहर जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ये, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक, यही दोनों में डिफरेंस है, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन। आई होप अब ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, डीप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। ठीक, आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि प्लाज्मोलिसिस होता क्या है। ये बात करते हैं हम लोग प्लाज्मोलिसिस की। ठीक, प्लाज्मोलिसिस की डिफिनीशन देखते हैं। जब पौधों की कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्म सिकुड़कर सेल वाल से अलग हो जाता है, इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कोई सेल है, ठीक, उसको जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ करके सेल वाल से अलग हो जाता है, इसी को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका जो सल्यूट है, ठीक ना, आपका जो सल्यूट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, और उसके अंदर जो है दूसरा जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, कम हो। सल्यूट ज़्यादा होता है और जो वाटर की मात्रा होती है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूट जो है आपका ज़्यादा होगा, वाटर क्या होगा, कम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ये समझिए कि जैसे आपका जो है चीनी, जैसे चीनी हो गया, चीनी और पानी, ठीक, चीनी और पानी का जो है आप एक घोल बना रहे हैं, तो इसमें चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक, चीनी को आप पानी में मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, वाटर की मात्रा कम हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन बनेगा आपका, जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखा जाता है तो उससे क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्म से गुड़ करके सेल वाल से अलग हो जाता है, इसी को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, आसान भाषा में बात की जाए, सेल का पानी बाहर निकलना और सेल का सिकुड़ना, ठीक है, सेल से पानी बाहर निकलना और सेल का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस मतलब सेल से पानी को बाहर निकालना और सेल का सिकुड़ना दोनों साथ में है तो क्या कहलाएंगे, प्लाज्मोलिसिस कहलाएंगे। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक ना, किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सेल को साल्ट या शुगर सॉल्यूशन में रखा जाएगा, ठीक, वही जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, फिर पानी जो है उससे बाहर निकल जाएगा और वैक्यूल उसका जो होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, साइटोप्लाज्म जो है सिकुड़ जाता है, मेम्ब्रेन वाल से जो है अलग हो जाती है, फिर क्या हो जाता है आपका प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। ठीक है, अब बात की जाए इसके जो टाइप हैं, पहला इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, दूसरा इविडेंट या कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस। ठीक, जो प्लाज्मोलिसिस शुरू ही हुआ हो, सेल वाल से जस्ट अलग होना शुरू ही हुआ हो, उसे बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक, और जो इविडेंट या कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जस्ट स्टार्ट ही होता है, क्या होता है, जस्ट स्टार्ट होता है, उसी को बोल देते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और जो पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है मेम्ब्रेन वाल से पूरी तरह अलग हो जाता है साइटोप्लाज्म और सिकुड़ गया हो, उसी को बोल देते हैं हम लोग कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। ठीक है, अब कुछ जो है पॉइंट देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। ओनली प्लांट सेल में ये होता है, ठीक है ना, जो आपका ये प्लाज्मोलिसिस है वो किस में होता है, प्लांट सेल में होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है ये, और इसमें सेल श्रिंक हो जाती है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस डी प्लाज्मोलिसिस होता है। ठीक, अगर इसी का जो रिवर्स किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डी प्लाज्मोलिसिस बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसका उल्टा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, डी प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ठीक है,
मतलब ये समझिए कि जब प्लाज्मोलिसिस सेल को प्योर वाटर या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है, सेल फिर से क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, ठीक। उसको बोलते हैं डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, ठीक। और जो प्लाज्मोलिसिस होता है इसमें जो प्रोसेस होता है, ठीक, वो क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक। ऑस्मोसिस के तहत ये होता है, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया भी है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए। किशमिश, जो किशमिश होता है, जैसे अंगूर है, अंगूर के अंदर जो पानी होता है उस पानी को सुखा दिया जाए तो क्या बन जाता है, आपका किशमिश बन जाता है। तो ये जो किशमिश है बिल्कुल जो है प्लाज्मोलिसिस, ठीक ना, प्लाज्मोलिसिस का एक उदाहरण के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये हो गया किशमिश। अब जब किशमिश को पानी में रख देते हैं तो फूल के जो है अंगूर के जैसा हो जाता है, तो वो क्या हो गया, आपका रिवर्स प्लाज्मोलिसिस हो गया, ठीक ना, ठीक। ये होता है आपका कहानी प्लाज्मोलिसिस के बारे में। आई होप आपको प्लाज्मोलिसिस समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये नॉर्मल सेल के बारे में बताया गया, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। नॉर्मल टारगेट सेल हो गया ये, ठीक है। और ये जो है आपका साइटोप्लाज्म श्रिंक फ्रॉम सेल वॉल, ये हो गया आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन के जैसे आपको जो है ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं अपने। किसे कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, ठीक। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, ठीक। तो ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिकांग तो होगा नहीं, स्नायु कोशिका नहीं है, चिकनी पेशी कोशिका ये भी नहीं है, आपका आंसर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो इन्वेंशन है किसने किया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन ने किया था 1972 में जो है किया था, ठीक। और ये किसकी बनी होती है, आपकी लिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की ये जो है बनी होती है, ठीक। और इस चीज़ को, प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग क्या और नाम से बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, ठीक, कोशिका का सबसे बाहरी और पतली जीवित झिल्ली होती है, और ये क्या करती है, सेल को क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेल को क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और ये डिसाइड भी करती है कि किस पदार्थ को और कितने अमाउंट में अंदर बाहर जाना होता है, ये उस चीज़ को कंट्रोल भी करती है, ठीक है। और ये जो है एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करता रहता है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करती है, एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करती रहती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, ये जो है लगभग सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, और जो है आपका एनिमल में भी पाया जाता है, और बैक्टीरिया में भी जो है ये पाया जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल प्लेट पर गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। इक्वेटोरियल प्लेट पर गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है टेलीफेज, दूसरा प्रोफेज, सी है मेटाफेज, और डी है एनाफेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आया है गुणसूत्र है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो है गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं, गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र, ठीक। पेन को थोड़ा कम कर लेते हैं। गुणसूत्र मतलब बोला जाए तो क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम, ठीक। जो क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, जो ये होता है क्रोमोजोम, ये किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है, और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और ये क्या करता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को आगे बढ़ाता है। मतलब कि आपके जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनको ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर के जाता है। हेरिडिटी कैरेक्टर
को जो है ये आगे बढ़ाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के ये जाता है, ठीक है। और इसी को जो है गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम बोला जाता है। इसका जो खोज है वाल्डेयर ने, किसने किया था? वाल्डेयर ने 1888 में जो है इसका नाम वाल्डेयर साहब ने दिया था, ठीक। जो वाल्डेयर साहब थे उन्होंने 1888 में जो है गुणसूत्र का जो है नाम दिया था, या क्रोमोसोम का जो है नाम दिया था, ठीक है। आप कह सकते हैं इसका जो डिस्कवरी है वाल्डेयर साहब के नाम पे जाता है, 1888 में जाता है, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो डीएनए और जो प्रोटीन, ये बता चुका हूँ, डीएनए और प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन पूरा बोला जाता है, इसको हिस्टोन प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। इसके जो पार्ट होते हैं वो 4 पार्टों में जो है इसको बांट दिया जाता है। पहला क्रोमैटिड हो गया, क्रोमैटिड, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेंट्रोमेयर, नेक्स्ट है आपका टेलोमेयर, नेक्स्ट है आपका जीन, ठीक। ये जो जीन है डीएनए का छोटा भाग होता है, ठीक है ना। डीएनए का क्या होता है? ये छोटा भाग होता है। ये जो है 4 पार्ट में जो है ये क्रोमोसोम को देखा जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें अगर ह्यूमन बॉडी में बात कर लें हम लोग, ह्यूमन बॉडी, ठीक। ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर ली जाए तो उसमें जो है 46 होते हैं क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जो है इसमें 22 जोड़े जो होते हैं, जो 22 पेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोसोम के होते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक, ऑटोसोम्स के होते हैं। और एक पेयर जो होता है आपका, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, सेक्स क्रोमोसोम का होता है इसमें, ठीक है। आपका जो ये मिटोसिस होता है, माइटोसिस, ठीक, माइटोसिस, इसमें जो है 4 पार्ट होते हैं, PMAT, ठीक। PMAT होता है, P से होता है आपका प्रोफेज होता है, प्रोफेज, M से आपका होता है मेटाफेज होता है, ठीक। और A से आपका क्या होता है? एनाफेज होता है, ठीक। और जो T होता है, T से क्या होता है आपका? टेलोफेज होता है, ठीक है। जो आपका प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वो क्या होते हैं? आपके दिखने लगते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? दिखने लगते हैं, ठीक है, दिखने लगते। जो मेटाफेज होते हैं इसमें क्या होते हैं? बीच में एलाइन हो जाते हैं, एलाइन होते हैं, इसमें अलाइनमेंट, ठीक। अलाइनमेंट का काम किस में होता है? मेटाफेज में होता है। प्रोफेज में क्या होता है? ये स्टार्टिंग से अपने दिखने लगते हैं, प्रोफेज में स्टार्टिंग फेज है। फिर मेटाफेज आता है जिसमें ये क्या होते हैं? अलाइन होते हैं। उसके बाद फिर आता है आपके टेलीफेज में क्या होता है? ये अलग होते हैं, टेलीफेज में क्या होता है? ये अलग होते हैं। और किसकी तरफ चले जाते हैं? पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अलग होकर के कहाँ जाते हैं? ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं, सेपरेट होकर के, ठीक। और जो टेलीफेज ये टेलीफेज में नहीं होगा, जो आपका एनाफेज है, एनाफेज में क्या होते हैं? ये अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। डिवाइड होकर के ये जो है पोल की तरफ चले जाते हैं, डिवाइड होकर के ये पोल की तरफ चले जाते हैं। और जो टेलीफेज होता है, टेलीफेज में क्या होते हैं? ये 2 न्यूक्ली में बढ़ जाते हैं, ठीक है, 2 न्यूक्ली में बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियाई में बढ़ जाते हैं, ठीक, 2 न्यूक्लियाई में बढ़ जाते हैं। तो समझिए एक बार इसको, जो इसमें 4 तरीके से चीज़ें होती हैं मिटोसिस में, PMAT, ठीक है ना, ठीक। P से होता है आपका प्रोफेज, M से होता है मेटाफेज, A से होता है आपका एनाफेज होता है, T से टेलीफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। और जो मेटाफेज होता है इसमें क्या हो जाते हैं? ये अलाइन हो जाते हैं। और जो A होता है, एनाफेज होता है, उसमें डिवाइड हो जाते हैं, ये पोल की तरफ चले जाते हैं। और जो आपका टेलीफेज होता है उसमें ये 2 न्यूक्लियाई में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है माइटोसिस होता रहता है आपका क्रोमोसोम में होता है, ठीक। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बैक। आपका आंसर हो जाएगा मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। टेलीफेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज सबका मतलब समझा दिया हूँ। आइए आगे चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, ठीक। कोशिका के बारे में फुल डिटेल में बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं पटुकाएँ,
पुटिकाएं, ठीक ना। आपका क्या क्वेश्चन है, पुटिकाएं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है, ठीक। इसमें बात किया जा रहा है कि प्रोटीन और लिपिड का जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो पैकेजिंग है उसके लिए कौन से अंग जो है उत्तरदायी है। पहला, खुरदरी अंतः प्रद्रावी जालिका और चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका हो, जिसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग, RER बोलते हैं, ठीक। ये चिकनी अंतः प्रद्रवी जालिका मतलब SER हो गया, ठीक। मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, और राइबोसोम हो गया, और गोल्जी काय हो गया। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, गोल्जी काय हो जाएगा, ठीक है ना। आइए एक एक करके डिटेल देख लेते हैं क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ये जो गोल्जी बॉडी है, ठीक, ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है, ये जो है सेल के अंदर प्रोटीन हो गया और लिपिड, ठीक, प्रोटीन और लिपिड को क्या करता है, ये मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा और क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, ठीक। और जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करेगा, ठीक है, ठीक। और इसका जो इन्वेंशन था उसको जो है किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था, 1898 में किया था, ठीक है। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। और इसका जो इन्वेंशन था किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था, 1898 में जो है किया था, ठीक है। और इसे जो है सिस्टर्नी भी कहा जाता है, सिस्टर्नी मतलब सिस्टर्नी, ठीक, सिस्टर्नी भी कहा जाता है, ठीक है। जिसमें जो है सिस मतलब आप कह सकते हैं सिस मतलब आप कह सकते हैं रिसीव, ठीक, सिस मतलब आप कह सकते हैं रिसीव, ट्रांस मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो ये किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करता है, ठीक। सिस्टर्नी भी कहते हैं, सिस मतलब रिसीव हो गया, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये जो है आपका ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करता रहता। और इसको जो है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोला जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो है लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक, किसका करता है, लाइजोसोम का भी क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, ठीक। लाइजोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोला जाता है, सिस्टर्नी के नाम से भी जाना जाता है। सिस मतलब रिसीव होता है, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और प्रोटीन और लिपिड को ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसको पैकिंग करेगा और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। कैमिलो गोल्जी जो है इसके इन्वेंटर है, 1898 में जो है इन्होंने इसका इन्वेंट किया था, ठीक। ये था आपका पूरा फुल डिटेल गोल्जी काय के बारे में, ठीक है, गोल्जी बॉडी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, ठीक है। पहला आंसर क्वेश्चन है आंसर है आपका गोल्जी काय, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइजोसोम, चौथा है आपका राजधानी, ठीक। तो आपका जो आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइजोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, पाचक एंजाइमों से भरी होती है, वो कौन सी होती है, लाइजोसोम होती है, ठीक। आइए लाइजोसोम के बारे में एक डिटेल देख लेते हैं। इसका जो इन्वेंशन है, जो लाइजोसोम है, ठीक, ये जो लाइजोसोम है, ठीक, ये जो लाइजोसोम है इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, क्रिस्टीन डी डुए ने किया था, ठीक है। क्रिस्टीन डी डुओ ने किया था। कब किया था, 1955 में किया था, ठीक। और आप ये समझिए जो लाइजो होता है, ठीक ना, लाइजोसोम, लाइजो मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, लाइजो मतलब टूटना या ब्रेक होना, सोम मतलब क्या हो जाता है आपका बॉडी, सोम मतलब क्या हो गया, बॉडी, मतलब ये बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ठीक। और इसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके पास होता है। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोल जैसा होता है, स्फेयर के जैसा होता है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेयर के जैसे होता है। और ये एसिडिक मीडियम के जैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है ये,
एसिडिक मीडियम होता है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है अप्रॉक्स वो कितना होता है, 5 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है ना। 5 के अप्रॉक्स जो है इसका पीएच वैल्यू होता है, और एसिडिक मीडियम होता है, इन नेचर होता है, ठीक। इसको जो है बोला जाता है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला जाता है, सेल का सफाई कर्मचारी, सेल का सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सेल का सफाई कर्मचारी, ठीक। जहाँ पे ये लगता है कि वहाँ की सेल जो है ख़राब हो गई है और वो दूसरे सेल को ख़राब कर रही है, तो वो वहाँ पे जाएगा उसके पास में और अपने आप को जो है ब्रेक कर लेगा, फट जाएगा और उस सेल को जो है ख़त्म कर देता है, ठीक है। ये लाइसोसोम का काम होता है। ये कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। जो राइबोसोम होता है, ठीक, राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है। राइबोसोम क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, और ये जो एंजाइम बनता है इसको जो है आपका ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये जाता है आपका गोल्जी बॉडी के पास जाएगा, गोल्जी बॉडी, ठीक, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इसको क्या करेगा, पैक करेगा, गोल्जी बॉडी इसको क्या करेगा, पैक करेगा, ठीक। और गोल्जी बॉडी पैक करने के बाद फिर क्या बनाता है, आपका लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम बनाएगा, ठीक है, लाइसोसोम बनाएगा। और लाइसोसोम का फिर फंक्शन क्या होगा, जहाँ पे कोई भी पार्ट खराब हो रहा होगा उसके पास जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद उस चीज़ को वो क्या कर देगा, वहाँ से ख़त्म कर देता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सफाई कर्मचारी बोला जाता है। ये पूरा फुल डिटेल था आपका लाइसोसोम के बारे में। पेपर में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को और क्या बोला जाता है, तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है, सुसाइडल, सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम, राइबोसोम बनाते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, राइबोसोम के बारे में पढ़ रखे हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आपका आंसर कौन सा है, ये सी वाला हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको किसने गढ़ा था, पुरकिंजे साहब ने, ठीक ना, किसने, पुरकिंजे, पुरकिंजे साहब ने इसको जो है गढ़ा था। आंसर कहाँ पे है, ये है बी, जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे साहब ने गढ़ा था। जो प्रोटोप्लाज्म होता क्या है इसको देख लेते हैं। ये जो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है जो लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, इन दोनों को मिला करके जो बनता है उसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म उसी को बोला जाता है, ठीक। इसको जो है किसने दिया था, पुरकिंजे साहब ने दिया था। और कब दिया था ये सवाल आप जो है कमेंट में करके हमको बताइए प्लीज़, ठीक, कब दिया था ये चीज़ कमेंट में करके आप हमको बताइए। और एक साइंटिस्ट थे आपके हक्सले साहब, ठीक, हक्सले साहब, ठीक, इन्होंने बोला था कि ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है, जीवन का भौतिक आधार भी है, ठीक ना, जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार, भौतिक आधार, जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ये किसने बोला था, हक्सले साहब ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाह्य सामग्री और खराब कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है। अभी मैंने आपको बताया था लाइसोसोम, क्या होता है, क्या होगा आंसर, लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को रक्त में वापस ले जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, प्लाज्मा और लसिका, लिम्फ। तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फ हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तब वहाँ पे जो है लसिका के बारे में फुल डिटेल जान लेंगे, ठीक है। तो अभी जानते रहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लसिका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ER, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा न्यूक्लियोलस, नेक्स्ट है आपका नाभिक, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। आइए नाभिक के बारे में एक फुल डिटेल हम लोग देख ले। अगर आपके पास न्यूक्लियस कभी भी आए, ठीक है, पेन थोड़ा मोटा कर लेते हैं, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक,
ब्रेन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक, इसका जो खोज था किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में किया था। ठीक, कब किया था? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है आपका? जो कोशिका होता है वो उसका क्या होता है? ये कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर होता है किसका? सेल का। सेल का ये क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। और ये क्या करता है अपने साथ में? जितने भी डीएनए या फिर कोई अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक, उसको अपने साथ ये क्या करता है? कैरी करता है। ठीक, कोई भी डीएनए हो गया या फिर अनुवांशिकी पदार्थ हो गया तो उसको अपने साथ ये क्या करता है? कैरी करता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी ये जो है पाया जाता है। एनिमल सेल में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियाइड के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, मतलब इसके जो है 4 तरीके से इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है? इसके पास होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होता है इसके पास। ठीक, जो क्या करती है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियस को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक, और इसमें क्या बने होते हैं? पोर्स बने होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पोर्स बने होते हैं। इसका जो काम होता है वो क्या करता है? जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान करता है ये। ठीक है ना, उसको जो है आने जाने की अनुमति देता है या फिर आदान प्रदान करने का जो है काम करता है। ठीक, जो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट करेगा इसको। उसके अंदर पोर्स बने होते हैं जो क्या करते हैं? आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर के चारों तरफ जो बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो इसके जो चारों तरफ है क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या करता है? डबल मेम्ब्रेन होता है और ये उसको जो है प्रोटेक्ट करता है। पोर्स होते हैं उसमें जो चीज़ों को आने जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है आपका? न्यूक्लियर पोर्स। ठीक, ये पहला था। दूसरा आपका क्या है? न्यूक्लियर पोर। ठीक, न्यूक्लियर पोर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर पोर क्या होता है? ये छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं? आरएनए हो गया, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्रोटीन का क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, जो दूसरा चीज़ होता है न्यूक्लियर पोर होता है वो क्या करता है? वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो क्या करते हैं? आरएनए या फिर प्रोटीन का क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक, अब एक होता है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो तीसरे नंबर पे आता है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो क्या होता है आपका? जेली जैसा एक द्रव होता है। कैसा होता है ये? जेली जैसा। ठीक ना, सेमी सॉलिड जिसको बोलते हैं, जेली जैसा एक द्रव होता है। जैसे ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक मीडियम के जैसा होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके? क्रोमैटिन और न्यूक्लियस क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक ना, जिसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक ना, और उनको सेफ्टी भी मिलता रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, और जो चौथा पार्ट है इसका वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस होता है। इसमें ये कैसा होता है? ये थोड़ा इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेयर के जैसा होता है। ठीक, स्फेयर के जैसा इसका जो है गहरा गोल भाग होता है और इसमें क्या बनता रहता है आपका? राइबोसोम बनता रहता है। ठीक है, क्या बनेगा? राइबोसोम बनता रहता है। ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम बनता रहता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? राइबोसोम बनेगा। ये जो राइबोसोम है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता रहता है, अपना प्रोटीन को ये बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है जो आपका न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर जो है आपके क्रोमैटिन या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक, क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? आपके अनुवांशिक लक्षण को जो है एक जगह से मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक ना, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम क्या करता है? अनुवांशिकी गुणों को जो है अपने पास में होल्ड करके रखता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे ट्रांसफ़र होती रहती है। अब जो सेल होता है, जो सेल का जो काम है इसमें देखते हैं हम लोग। जो सेल का काम है, वर्क है, फंक्शन। सेल के जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। सेल का जो फंक्शन है, सेल का फंक्शन क्या करता है ये? ठीक, पहली बात तो जो है
ये क्या करता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है, ठीक है। हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटी को जो है ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करता है। प्रोटीन सिंथेसिस कंट्रोल करता है ये, सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, और राइबोसोम का फॉर्मेशन भी करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन भी ये करता है। ये जो है आपका फंक्शन हो गया न्यूक्लियस के, जो है ये फंक्शन हो गया। डीएनए स्टोर करता है, हेरिडिटी ट्रांसफ़र करता है, सेल डिवीज़न करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन। इसको जो है दो कैटेगरी में जो है बांटा जाता है। पहला प्रोकैरियोटिक हो गया आपका, प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो गया, और दूसरा जो है आपका हो गया यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो आपका प्रोकैरियोटिक होता है इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में जो है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें जो है मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। इसमें जो है मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर बात की जाए किसी जो है किसी सेल से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाए, न्यूक्लियस को जो है हटा दिया जाए, तो वो सेल जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सेल क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक। और जो ये आपकी आरबीसी होती है उसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो आरबीसी होती है उसमें जो है मेच्योर आरबीसी होती है, उसमें जो है न्यूक्लियस का लैक होता है, न्यूक्लियस उसमें नहीं होती है, ठीक है। ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में फुल डिटेल। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे कहा जाता है। पहला इसमें जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक। अगर प्रोटीन के बारे में बात हो रही तो आपका आंसर क्या होगा, हमेशा राइबोसोम ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है। आपका आंसर है न्यूरॉन, ठीक। आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, ठीक है। कोई पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, शैवाल, तीसरा विषाणु। आपका आंसर हो जाएगा विषाणु, ठीक। आइए देखते हैं सेल थ्योरी होती क्या है और किसने दिया था इसको, कब दिया। जितने भी लिविंग थिंग है सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, आपकी सेल ही होती है, ठीक ना। सबसे छोटी यूनिट, इसको आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ठीक। स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक। स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपकी सेल ही होती है, ठीक। जो सेल होता है सबसे पहले जो है स्लाइडेन ने SCHLEIDEN स्लाइडेन ने जो है 1838 में जो है प्लांट्स के लिए जो है खोजा था। प्लांट्स में सबसे पहली बार जो है 1838 में जो है स्लाइडेन साहब ने जो है सेल के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है सचवान साहब ने, थेडोर सचवान साहब ने 1839 में जो है एनिमल्स के लिए दिया था, एनिमल्स के लिए दिया था, ठीक। फिर दोनों ने मिल करके जो है सेल थ्योरी बनाई, मतलब कि आपकी जो है स्लाइडेन और सचवान साहब ने दोनों ने मिल करके जो है सेल थ्योरी दी, ठीक है, सेल थ्योरी दी दोनों ने। उसके बाद जो है फिर आए अपने एक साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो साहब ने क्या दिया 1855 में उन्होंने बताया कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है। मतलब ये कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से जो है बनी होती है, पुरानी कोशिका से बनती है,
पुरानी कोशिका से बनती है। रुडोल्फ विर्चॉ साहब ने 1855 में जो है बताया कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से मिल करके जो है बनती है। अगर बात की जाए सेल थ्योरी की, तो इसमें जो है तीन सिद्धांत बताए गए थे, तीन चीज़ें बताई गई थी। पहली क्या बताई गई थी? सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या? सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा क्या बताया उन्होंने? कोशिका जो होती है जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब फंक्शनल और जो है एक्शन वाली दोनों यूनिट क्या होती है आपकी? सेल ही होती है, ठीक ना। जो कोशिका होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों की इकाई कोशिका ही होती है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? जो नई कोशिका होती है, जो न्यू सेल होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ओल्ड सेल से ही बनते हैं। ओल्ड सेल से ही ये बनते हैं, ठीक। ये जो है तीन बातें जो है सेल थ्योरी में बताई गई थी। ये था आपका सेल थ्योरी था, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेचुआन और स्लाइडेन ने दिया था, ठीक है। ये सेल थ्योरी इन्होंने ही दी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, ये तो छूट ही गया कि जो है क्या था? सेल थ्योरी निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? ये तो ये भी जो ये आपकी सेल थ्योरी होती है वो किस पे लागू होती है? सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं प्लांट पे लागू होती है, एनिमल पर लागू होती है, ठीक है। एनिमल पे होता है, फंगी पे होता है, फंगी हो गया, प्रोटिस्ट इस पे लागू होता है, ठीक। बैक्टीरिया पे लागू होता है, बैक्टीरिया पे लागू होता है, ठीक है। बैक्टीरिया किस पे आता है? प्रोकैरियोटिक में, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक, ठीक। बैक्टीरिया पे लागू होता है, ठीक। क्यों लागू होता है? क्योंकि इन सब में क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इन सब में जो है ये लागू होता है। प्लांट, एनिमल, फंगी, प्रोटिस्टा और जो है बैक्टीरिया, इन सब पे ये लागू होता है। और किस पे लागू नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? वायरस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वायरस पे जो है लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि इसके पास जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। साइटोप्लाज्म नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक। न्यूक्लियस भी इसके पास नहीं होता है, ठीक। और जो है इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक ना। मेटाबॉलिज्म भी इसके पास कोई नहीं होता। इस वजह से वायरस पे जो है ये सेल थ्योरी लागू नहीं की जा सकती। जो वायरस होता है ये एसेल्यूलर होता है, ठीक है। एसेल्यूलर मतलब कि कोशिका विहीन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्री विभाजन माइटोसिस के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान गुणसूत्र मध्य रेखा इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित होते हैं, ठीक। इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से बटा था ना, पीएम80 पे जो है बटा हुआ था, ठीक है। तो जो आपका सेकंड वाला है मेटाफेज, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों का हरा रंग कौन देता है और यह कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हरित लवक, ठीक। क्लोरोफिल हरित लवक के अंदर जो है मौजूद होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को पकड़ने का काम करता रहता है, ठीक है। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की वजह से जो है ये हरा रंग होता है, ठीक है। पूछा जाए पत्तियों का हरा रंग कौन देता है और यह कहाँ पाया जाता है, तो जो पत्तियों का हरा रंग है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल नामक पिगमेंट की वजह से होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है मौजूद होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा को पकड़ने का ये काम करता रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं की रसधानियां वैक्यूल्स में क्या जमा होता है, ठीक है। आपका आंसर है रिक्तिकाओं में जल होता है, एमिनो एसिड होता है, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल जो है जमा होते रहते हैं, ठीक है। क्या कोशिकाओं की जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? जल होता है, एमिनो एसिड होता है, शर्करा होता है और विभिन्न कार्बनिक अम्ल जो है जमा होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पे होता है, ठीक। ग्लूकोज जो होता है उसका पायरुवेट में विखंडन कहाँ पे होता है? तो यह जो है कोशिका द्रव्य में जो है साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। किस में होता है? साइटोप्लाज्म में जो है ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अर्धसूत्री विभाजन केवल प्रजनन कोशिकाओं स्पर्म और एग में होता है। ये जो है आपका फैक्ट है
ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है आपका जो है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? केवल प्रजनन कोशिकाओं मतलब कि स्पर्म और एग में ही होता है, ठीक। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कहाँ कहाँ पे होता है? सिर्फ प्रजनन कोशिकाओं में ही होता है, स्पर्म और एग में होता है, ठीक। ये पूछा गया है, ठीक है। इसको जानते रहिएगा। बस आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। अब आगे से जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि आगे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। ओके, थैंक यू।